हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग इनऑर्गेनिक पोर्शन अभी स्टार्ट किए हैं, जिसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल में हम लोग अभी तक एटॉमिक रेडियस का कुछ पोर्शन पढ़ चुके हैं, मतलब पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज एटॉमिक रेडियस हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो एटॉमिक रेडियस पार्ट 2 कह सकते हैं कि आज का लेक्चर है। तो आज हम लोग जो करेंगे उसमें डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट और जेईई लेवल में, ठीक है। और इवन की कई सारे बोर्ड्स में, बिहार बोर्ड हुआ, सीबीएसई बोर्ड हुआ, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम लोग बिना वक्त गंवाए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर NH3 है, H2O है और HF है और डॉट डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले NH3 के नीचे कौन होगा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, PH3। पाकिस्तान के नीचे कौन हो जाएगा? ASH3। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल लिखना सीख चुके हैं, है ना। ASC न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब SBH3 और BIH3, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब BK। तो यही है। इसके नीचे अगर देखा जाए H2O है तो ये हो जाएगा H2O के बाद सल्फर, क्योंकि O सलमान, सीले, तेरी, पॉकेट, यही था ना। तो ये हो जाएगा H2SE, ये हो जाएगा H2TE और ये हो जाएगा H2PO। इसी तरह से अगर देखा जाए HF है तो HF के नीचे हो जाएगा HCl, HBr और HI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, आई आंटी। तो यहीं तक हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इसका एसिडिक प्रॉपर्टी और के बारे में आ सकता है या थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में जनरली पूछा जाता है। तो हम लोग जैसे ही देखेंगे कि साइज जो है, अब यहां पर साइज मैटर करेगा, है ना। तो अगर साइज देखेंगे एक्स का मतलब फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, या फिर डॉन द ग्रुप जैसे भी जा रहे हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, स्टैटिन, बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, ये एंटीमनी है, ये बिस्मथ है। तो डॉन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे तो साइज जो है एक्स का, साइज ऑफ एक्स अगर देखेंगे तो साइज ऑफ एक्स क्या होगा? आप लोग बताइए। साइज बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। साइज क्यों बढ़ रहा है? जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेल जब बढ़ जाएगा तो साइज तो आपरूपी बढ़ना जरूरी है। अब अगर बात करें साइज ऑफ एक्स अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, दो के बीच में, मान लीजिए ये छोटा छोटा है, अब इन दोनों के बीच का साइज और इन दोनों के बीच का साइज, किसका साइज बड़ा होगा बच्चा? बोलिए। जाहिर सी बात है इसका साइज बड़ा होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब कोई बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो आप खुद ही सोचिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा वो बेहद से बेहद कम लगेगा, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी बढ़ रहा था बॉन्ड लेंथ बढ़ा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टूट जाएगा, क्योंकि छोटे चीज को तोड़ना और बड़े चीज को तोड़ना, तो ये आप लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि छोटा चीज जो है थोड़ा मेहनत से टूटता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कमेगा, और अगर बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? थर्मल स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है, तो थर्मली कौन स्टेबल हो जाएगा ज्यादा? जैसे जैसे नीचे जाएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रहा है तो थर्मली स्टेबिलिटी भी कम जाएगा, क्योंकि ये थर्मली जो HF है वो थर्मली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच साइज कम है तो हीट ज्यादा चाहिए इसको, तो ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए, और यहां पर कम भी हीट मिलेगा तो ये टूटने में कामयाब हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है बच्चा लोग? धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। अब जाहिर है कि जब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा बच्चा, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा। दिमाग इधर ध्यान दीजिएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे हम इसमें? जो H+ जितना जल्दी दे दे। तो सबसे ज्यादा जल्दी कौन दे देगा? आप खुद ही बताइए। HF और HI में कौन दे देगा सबसे जल्दी से? H+। जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम किसका है? HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है।
तो ये क्या होगा, जल्दी से टूटेगा, जल्दी से टूटेगा तो H प्लस जल्दी दे देगा, तो जल्दी दे देगा तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब HI का जो है एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होगा एज कंपेयर टू HF। तो हम लोग इस लाइन को लिख सकते हैं या आप लोग लिख लीजिए कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है निकोजेन, इस जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है इसको निकोजेन कहते हैं, निकोजेन। अगर आप लोग को नहीं पता तो ये लोग लिख सकते हैं आप। और ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चाल्कोजेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चा लोग, चाल्कोजेन। और उसके आगे बढ़ेंगे, ये HFHCl है तो इसको हम लोग हैलोजन कह सकते हैं। तो अब ये तीन चीज है, निकोजेन, चाल्कोजेन, हैलोजन। तो अगर हम देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है बच्चा, इधर देखिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे जैसे जाएंगे या डाउन द ग्रुप जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जाहिर सी बात है थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ के कारण। किस कारण बच्चा लोग, बॉन्ड लेंथ के कारण थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है, अराइज होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि HF इज थर्मली मोर स्टेबल देन HI। अगर असर्शन की बात करें, असर्शन दिया हुआ है कि HF इज थर्मली मोर स्टेबल देन HI, तो ये असर्शन है। तो आर रीजन क्या दिया है कि HF इज आयनिक कंपाउंड। रीजन क्या दिया बच्चा, HF इज आयनिक कंपाउंड। तो यहां पर ध्यान देना है आप लोगों को कि HF क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले एम्स में इस तरह से क्वेश्चन आता है, चाहे JEE में आता है एडवांस में, कि असर्शन दिया हुआ है। असर्शन मतलब यहां पर एक कथन दिया हुआ, असर्शन दिया और उसका रीजन दिया। तो अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन हो रहा है तो हम लोग ए मारेंगे, ए टिक करेंगे। और अगर असर्शन और रीजन दोनों अपने अपने जगह पे सिर्फ सही है, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो हम लोग बी टिक करेंगे। और अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो हम लोग सी टिक करेंगे। और ऐसा नहीं तो लास्ट जो जाहिर सी बात है कि अगर असर्शन गलत हो जाएगा, रीजन पे हम लोग ध्यान देंगे ही नहीं और डायरेक्ट टिक करेंगे डी। तो यहां पर क्या कह रहा है कि HF इज थर्मली मोर स्टेबल देन HI। जाहिर सी बात है, यहां पर देखिए आप, ये थर्मली स्टेबिलिटी कमा है। जब थर्मल स्टेबिलिटी कमेगा मतलब HI जो है ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू HF। तो HF जो है थर्मली मोर स्टेबल देन HI, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम ये रीजन देखते हैं कि HF इज आयनिक कंपाउंड। क्या ये रीजन है, HF इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होने के चलते ऐसा हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही बात गलत है ना। आयनिक कंपाउंड की वजह से, एक तो HF आयनिक कंपाउंड है कि नहीं इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात तो बिल्कुल भी गलत है कि HF जो है आयनिक कंपाउंड होने के चलते थर्मली स्टेबल हो रहा है। रीजन क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ जो X है, X का मतलब यहां पर कौन है, एनायन है या कैटायन है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, H प्लस और F माइनस हो जाएगा। तो ये एनायन है, तो साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि HF थर्मली मोर स्टेबल हो रहा है उसी ग्रुप के HI के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, अब आप लोग समझ चुके हैं क्या आंसर जाएगा इसका, सी आंसर जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। तो इस तरह से अब जाहिर सी बात है कि आयनिक है कि नहीं है, इस पर हम लोग नेक्स्ट जब भी आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग बनाएंगे। इसी तरह से एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें सिर्फ रीजन दे दिया था। ये अभी देखिए हम चेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। HF इज थर्मली मोर स्टेबल देन HI, ये क्वेश्चन है और रीजन में ये ना दे करके रीजन में ये दिया हुआ है। क्या रीजन दिया हुआ बच्चा, HF इज एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है HF इज एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल। तो यहां पर भी फिर से क्या आंसर चला जाएगा,
HF एसोसिएटेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं कि HF जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड है। यह तो बिल्कुल ही सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर यह रीजन है, तो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका भी आंसर जाएगा बी, क्योंकि दोनों सही है इसलिए आंसर जाएगा बी। तो यहां तक आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और जिसको भी अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है तो वो प्लीज कमेंट में क्वेश्चन पूछ ले, या हम इसमें मेरे चैनल पर अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहां मेल आईडी दिया हुआ, आप मेल पे क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना, और अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर लेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम सोच रहे हैं कि वंडरवॉल जो है कल स्टार्ट करेंगे। अब कोशिश करेंगे, चूंकि थोड़ा शेड्यूल बहुत बिजी था, तो अब कोशिश करेंगे डेली वाइज एक लेक्चर अपलोड करने का, ताकि आप लोग का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, जो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर अपने आप, मतलब उसका रीजन भी हम लोग जान लेंगे। चलिए फिर HF है, ये है HF और इसके बीच है हाइड्रोजन बॉन्ड HF। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बना दिया, ये दिख रहा होगा, F और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर थर्मली डिकम्पोजिशन करना रहेगा हमको, या ध्यान दीजिएगा इस बात को, थर्मल अगर डिकम्पोजिशन करना है तो ये बॉन्ड लेंथ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, इस लेंथ पर। हमको इस हाइड्रोजन बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो सही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हमको थर्मली स्टेबिलिटी के लिए इस बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, अगर इसका हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे बच्चा लोग, अगर हम लोग इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो कैसे टूटेगा, ये H2 प्लस F2 इस तरह से टूट जाएगा बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। ठीक है ना, तो अब इधर एक चीज और हम एक लिखते हैं इक्वेशंस, जिस पर ध्यान दीजिएगा आप। H2O है, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये इवापोरेशन होगा। क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा, मतलब ये भाप में बदल जाएगा, अपना स्टेट चेंज कर लेगा, लिक्विड से बन जाएगा वेपर। समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये जो वेपर जो स्टेट चेंज किया, इसका रीजन अगर आप लोग को जानना होगा तो इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब अभी इंटरमिक्स मत कीजिएगा, दो बात हम बता रहे हैं। पहली बात बता रहे कि थर्मल डिकम्पोजिशन करना होगा तो हम बॉन्ड लेंथ पर ध्यान देंगे इस केस में। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग गर्म करते हैं, इवापोरेट करते हैं, तो लिक्विड से जो वेपर बन रहा है उसका रीजन यह है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाता है। समझ में आई बात? सिंपल सा बात कह रहे हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा? नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक। और अगर हम लोग इवेपोरेशन करेंगे या स्टेट चेंज जब भी होगा तो वहां पर क्या होगा, अगर इसके केस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए H2O है, इसका हम लोग को थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो H2O लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा, और थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो ये किस में बदल गया, लिक्विड से किस में बदल गया, लिक्विड से किसी में नहीं बदला, इस पूरा टूट के रह गया, H2 प्लस O2 में टूट गया। सभी लोग को समझ में आ रहा है यहां तक? तो कोई सा भी क्वेश्चन हो तो हम फिर से बता रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछिएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट आगे इससे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा और बच गया है, आज के लेक्चर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर है, अगर देखा जाए H2O है, ठीक है, इसके नीचे जस्ट क्या हो जाएगा, अब आप लोग को पता चल चुका है, इसके नीचे क्या होगा, H2S हो जाएगा। उसके बाद ओ सलमान सीले तेरी पॉकेट, तो H2SE H2TE यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब अगर डिकम्पोजिशन की बात करें, इसको अगर डिकम्पोज करना होगा, थर्मली डिकम्पोजिशन करना होगा, तो डाउन द ग्रुप क्या पढ़े हैं, डिकम्पोजिशन क्या होगा, थर्मली स्टेबल होगा या ये होगा, थर्मली स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, कमेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी कमेगा तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही ज्यादा हीट देना होगा हमको, और इसको देने के लिए बहुत ही कम देना होगा, रूम टेम्परेचर पर इवन की टूट जाएगा। तो ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा कर चुके हैं इसको। तो H2 जो है, अब अगर एक ऐसे ही एक डेटा की बात करें तो अप्रॉक्स 600 डिग्री सेल्सियस इसके लिए चाहिए। यहां पर देखिए ऑक्सीजन और सल्फर में कितना डिफरेंस हो चुका, 2200 डिग्री सेल्सियस से सीधे आ गया 600।
तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, इवन कि बोर्ड लेवल के एग्जाम में भी ये नहीं पूछेगा। तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी आप लोग को याद नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखना है कि H2TE जो है वो इवन रूम टेम्परेचर पर भी ब्रेक हो जाएगा, थर्मली बहुत ही अनस्टेबल है। मतलब यहां पर H2TE को रखेंगे रूम टेम्परेचर पे तो ये टूट जाएगा, H2 और TE2 के फॉर्म में टूट जाएगा, है ना। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये देख रहे होंगे कि आप बहुत ही अच्छा हर एक क्वेश्चन बनाएंगे, आगे चल के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आ जाए, और बेल आइकन दबाइएगा तो ही आएगा, है ना, नोटिफिकेशन के फॉर्म में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।